Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about right to be forgotten. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए राइट टू बी फॉरगॉटन का क्या मतलब होता है वो समझते हैं पहले. It refers to the ability of an individual to limit, delink, delete or correct the disclosure of personal information on the internet. बेसिकली आपके बारे में अगर कुछ किसी भी वेबसाइट पे लिखा हुआ है और आप नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, चाहे वो सही इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, गलत है तब तो अलग बात है, अगर सही इन्फॉर्मेशन भी है आपसे रिलेटेड और आप नहीं चाहते कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो, तो ये आपका अधिकार होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को वहां से रिमूव करवा पाएं. दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन. दैट इंफॉर्मेशन माइट बी मिसलीडिंग, irrelevant or embarrassing. In any case, it is right of an individual to get that information removed which is related with his or her personal identity. So as per right to be forgotten, one can ask for lawful removal of personal information. If such request is made by a person, then the website should remove information with respect to that person. Individuals may request a data host to take down such content. अब राइट टू बी फॉरगॉटन, इसका बेस क्या है, भारत में इस राइट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है वो जरा समझते हैं. तो देखिए, आपको पता है आर्टिकल 21 talks about right to life and liberty which is a fundamental right. आर्टिकल 21 के एम्बिट को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत एक्सपैंड किया है. When Supreme Court said that Article 21 does not mean merely right to live, but it includes right to live with dignity. और फिर वो डिग्निफाइड लिविंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के एम्बिट को बार बार अलग अलग सक्सेसिव जजमेंट्स में एक्सपैंड किया है. उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको याद होगा, हमने पहले भी देखा है कई दफा न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पुट्टा स्वामी जजमेंट में डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी. भाई, हमसे संबंधित जो भी हमारे इंफॉर्मेशंस हैं वो हमारे अधिकार होने चाहिए कि हम कितना उसको शेयर करें, कितना ना करें. प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट हो गया आफ्टर पुट्टा स्वामी जजमेंट इन 2017 अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी. फिर अब प्राइवेसी का क्या मतलब होता है, प्राइवेसी मतलब किस लेवल तक प्राइवेसी को प्रैक्टिस किया जाएगा, उससे रिलेटेड चर्चा शुरू हुई. तो फिर एक बात सामने आई विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, कि हमसे संबंधित जो इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वेबसाइट्स पे हैं, वो इंफॉर्मेशन अगर हम नहीं चाहते हैं कि वहां हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारी राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी का वायलेशन है. So, right to privacy became a fundamental right, and then privacy, when further deliberated upon, it was realized that privacy also includes right to informational privacy. और फिर केरला हाई कोर्ट ने, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, केरला हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि सिंस राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट एंड राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, दैट मीन्स एन इंडिविजुअल हैज right to be forgotten as well, and that will be part of fundamental right guaranteed under article 21. तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि राइट टू बी फॉरगॉटन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 by extending right to life and liberty in context of privacy, taking privacy to informational privacy, and then said that it is also a right to be forgotten is also part of right to be informational privacy. अब वो बात अलग है कि of course no right is absolute in nature, every right is subjected to reasonable restrictions. So is
द राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाना जरूरी है, मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया है और अब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग जगहों पे शेयर कर रही है कि इस आदमी ने क्राइम किया है, इसका फोटो पहचानिए, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो हमें इस नंबर पे बताएं, और वो इंसान कहे कि नहीं, नो, माई राइट टू बी फॉरगॉटन इज बीइंग वायलेटेड विच इज माई फंडामेंटल राइट, तो इन सच केसेस सच राइट्स वॉन्ट बी अवेलेबल. So of course every right is subject to reasonable restriction, so is right to be forgotten, but right to be forgotten is a fundamental right under article 21 as per interpretation of Kerala High Court. और जब तक हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करता है और उस इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट रिवर्स ना करे, तब तक उस इंटरप्रिटेशन को वैलिड माना जाएगा. अभी करंट केस क्या है? करेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि द लीगल रिकॉर्ड्स एंड कोर्ट जजमेंट्स शुड नॉट बी इंडेक्स्ड या लिंक्ड बाय सर्च इंजिन्स यूजिंग इंडिविजुअल्स नेम. इट कैन वायलेट अ पर्सन्स राइट टू इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन. तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राइट टू बी फॉरगॉटन को एक फंडामेंटल राइट आइडेंटिफाई करते हुए कहा कि किसी भी केस को किसी भी इंडिविजुअल के नाम के साथ जोड़ करके सर्च इंजिन्स में अवेलेबल नहीं होना चाहिए. जैसे गूगल में आपने जैसे ही डाला आरुषि आरुषि तलवार और नाम पूरा केस खुल करके सामने आ गया, आरुषि तलवार केस ये हुआ था वैसा हुआ था, वो सब नहीं होना चाहिए. इट शुड बी और सीन एज वायलेशन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन. इवन दिल्ली हाई कोर्ट हैज नाउ रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू बी फॉरगॉटन एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. अच्छा, ऐसा नहीं कि एक हाई कोर्ट ने अगर कुछ राइट को रिकॉग्नाइज किया है तो बस उसी हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन एरिया में वो रिकॉग्निशन माना जाएगा. कि केरला हाई कोर्ट ने माना है तो सिर्फ केरला में ही माना जाएगा उस कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं है. वंस हाई कोर्ट हैज आइडेंटिफाइड सम कॉन्सेप्ट with respect to constitution, some values have been identified, then that concept will be practiced, followed across the country unless that value or concept is reversed by the Supreme Court. So ultimately, power to interpret the constitution lies with the Supreme Court, but even high courts can interpret constitution in certain areas, and that interpretation will be valid unless it is reversed by the Supreme Court. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है. राइट टू बी फॉरगॉटन इज इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी एंड ऑल. तो बेसिकली जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है. मेरी जो हमारी जो चेकिंग टीम है, आंसर चेकिंग टीम, उन्होंने कल मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी आ रहा है एपीएससी का, उससे रिलेटेड बहुत सारा काम है, तो कुछ दिनों के लिए सर हम लोग चेक कर पाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बैकलॉग ज़्यादा हो रहा है. तो इस कारण से सर स्टूडेंट्स को थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आने वाले कुछ टाइम में बैकलॉग रहेगा, लेकिन 1 महीने के बाद हम लोग वापस से सब कुछ रेक्टिफाई कर देंगे वंस प्रीलिम्स इज डन. तो जो स्टूडेंट्स इस साल प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं 5 जुलाई को, वो तो शायद से अब आंसर राइटिंग कर भी नहीं रहे होंगे, उन्होंने रोक दिया होगा, सारा फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर दिया होगा. लेकिन जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो अभी भी आंसर लिख रहे होंगे. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर रोज लिखते रहिए. अभी 1 महीने के लिए सबमिट मत कीजिए, लेकिन आंसर लिखते रहिए. 5 जुलाई के बाद वापस से सबमिट कीजिएगा, लेकिन जो भी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो रोज एक आंसर जरूर लिखेंगे. इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो इट. अगर रोज एक आंसर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी के लिए रेडी नहीं है, आप अगले साल फंस जाएंगे मेंस में अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो भी. तो 1 आंसर डेली हैज टू बी रिटन. चेक नॉट चेक शुड नॉट बी योर कंसर्न. लिखते रहिए, 1 महीने बाद से हम लोग वापस से चेक करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग. इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में सेकंड डायलॉग इस तरीके की कंडक्ट कराई गई रिसेंटली, जहां पे दोनों देशों ने कमिट किया कि दे विल बी फोकसिंग ऑन डीपनिंग डिफेंस पार्टनरशिप, स्पेशली फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन. अगेन इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस करने का मतलब है फोकस इज ऑन चाइना, इट्स अग्रेसिव पोस्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली इन साउथ चाइना सी. इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए कि द बोथ कंट्रीज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल फोकस ऑन कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस,
undersea domain awareness, greater interoperability अंडर 2020 म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, MLSA, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। उसके अंतर्गत अब दोनों देशों ने एक दूसरे को कमिट किया है कि विल बी फोकसिंग ऑन इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, दे वुड सीमलेसली बी एबल टू operate on Indian platform, and likewise Indian defense forces would be easily able to operate on Australian platform. That is the simple meaning of interoperability under MLSA. तो ये सब तो जेनरिक इंफॉर्मेशन है। इस डिस्कशन के दौरान कई सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया उससे रिलेटेड जिक्र हुआ है। तो ये डिफेंस एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकेंड डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग हुआ। अब उससे रिलेटेड कई सारे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ये सब एग्जाम्स के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, इट्स अ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी। एक्सरसाइज मिलन was hosted by India in the month of February, participated by many countries, many navies across the world including Australia. फिर एक्सरसाइज ककाडू, मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, तो ये 3 एक्सरसाइज हो चुके हैं, बाकी अभी होने बाकी हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इट विल बी कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो एयर फोर्स हैं, दे विल प्रैक्टिस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एज वेल। तो हवा में ही एक दूसरे के एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर पाए, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स करेंगे। ऑपरेशन रेंडर सेफ, इट इज ऑन गोइंग ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस मिशन। ऑस्ट्रेलिया ने उसमें भारत को इनवाइट किया है। सीधा सा प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाएगा, ऑपरेशन रेंडर सेफ क्या है या कौन कंडक्ट करा रहा है, किस देश से रिलेटेड है। ब्लैक कैरिलॉन सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज again will be conducted by Australia. India has been invited to participate. Exercise Talisman Sabre 2027, ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, अगेन ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, जिसमें भारत को इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल टू पार्टिसिपेट। तो ये सब डिफेंस एक्सरसाइजेस के नाम याद रखने हैं आपको फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Submit the answer in the comment section. You need to read these hints as well for attempting this question. Next topic is about net neutrality and 5G network slicing. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Let us first of all understand the concept of net neutrality. Net neutrality simply means that all internet traffic will be treated equally by internet service provider without any discrimination. For example, कोई भी ऐप, कोई भी कंटेंट, कोई भी यूजर जो है, उसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सेम तरीके से बिहेव करेगा। नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तो इस इमेज पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हाईवे है, हाईवे पे अलग अलग लेन्स में गाड़ियां चल रही हैं, सारे हाईवे को सेम तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी हाईवे को फास्ट लेन बना दिया गया, किसी में ज्यादा कंजेशन कर दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। तो ऐसा ही है कॉन्सेप्ट इंटरनेट की दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी का, कि कोई भी कंटेंट आप देख रहे हो, जैसे आपको नेटफ्लिक्स देखना हो या हॉटस्टार देखना हो या जियो सिनेमा देखना हो, जो भी देखना हो, आप जब इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि मान लीजिए एयरटेल, वो कंटेंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि चलिए नेटफ्लिक्स को थोड़ा फास्ट तरीके से ट्रांसमिट करने देते हैं, उसको फास्टर डेटा सर्विस दे देते हैं, जियो को थोड़ा स्लो कर देते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकता। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। जब नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि सम कंटेंट विल बी गिवन फास्ट लेन, सम कंटेंट विल बी गिवन स्लो लेन। भारत में कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी इज फॉलोड। वो इसलिए क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट से होता क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है टू ऑल द बिजनेसेस। अदरवाइज क्या होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ
कोल्यूजन कर लेंगे और छोटे बिजनेसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने नहीं देंगे। बोलेंगे भाई हमारा जो कंटेंट है वो फास्ट तरीके से रिले होगा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे कई सारे लोग अपना कंटेंट डालते हैं। अब जो मान लीजिए कि रिच कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एयरटेल के साथ, जियो के साथ पैक्ट साइन कर लें और बोले कि हमारा कंटेंट जो है फास्ट तरीके से रिले करना, बाकी कंटेंट जो हमारे कॉम्पिटिटर कंटेंट है उनको थोड़ा स्लो कर देना, उनको स्लो लेन में डाल दो, हमारा फास्ट, मतलब उनका कंटेंट जल्दी खुले ही नहीं, हमारा आराम से रिले हो बिना लेटेंसी के। तो इस केस में अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगी और सम प्लेयर्स विल गेट अनड्यू एडवांटेज। तो इस कारण से भारत में फॉलो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, ताकि किसी भी प्लेयर को अनड्यू एडवांटेज ना मिले। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 5G नेटवर्क स्लाइसिंग। देखिए, अब अगेन जब हाईवे का कॉन्सेप्ट लेकर के हम चल रहे हैं तो हाईवे के कॉन्सेप्ट्स के ही मदद से समझने की कोशिश करते हैं 5G नेटवर्क स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कि ये 4 लेन है गाड़ियों के जाने के लिए हाईवे पे, उसमें से मान लीजिए कि एक लेन को बना दिया गया कि ये लेन ट्रक्स के लिए होगा, दूसरा लेन कार्स के लिए होगा, तीसरा लेन जो है वो एम्बुलेंस के लिए होगा, चौथा लेन जो है वो प्रीमियम कार्स के लिए होगा। ऐसा अगर लेन डिवीजन कर दिया तो इसी को कहा जाएगा स्लाइसिंग करना। इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में इट इज नोन एज नेटवर्क स्लाइसिंग, एंड नेटवर्क स्लाइसिंग इज प्राइमरीली अवेलेबल विथ 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क में संभव है कि नेटवर्क को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, प्राइमरीली अवेलेबल, बाकी नेटवर्क में भी किया जा सकता है, लेकिन 5G नेटवर्क में ये एक इसका मेन फीचर है कि पूरा का पूरा जो डिजिटल नेटवर्क है उसको आपस में सेग्रीगेट किया जा सकता है। सम नेटवर्क कैन बी अवेलेबल फॉर say communication and entertainment services, some network can be available for retail shipping services, manufacturing services, some can be available for automotive medical infrastructure services. तो इस तरीके से 5G network slicing can be done. 5G network slicing में instead of operating as a single network for all the users, what can be done that the network can be divided into multiple virtual slices and different slices can be optimized for different needs. जैसे कि आजकल देखिए इंटरनेट की मदद से कई सारी नई नई एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे टेली डायग्नोसिस, टेली सर्जरी भी हो रहा है। तो रिमोट सर्जरी और रिमोट सर्जरी, जैसे सर्जन बैठा है कहीं दूर, बैठा है दिल्ली में और गुवाहाटी के अंदर किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है, रोबोटिक सर्जरी, और सर्जन उसको मैनेज कर रहा है दिल्ली में बैठे बैठे। तो वहां पे जरूरी है कि लेटेंसी ना हो, कोई भी डिले ना हो, क्योंकि इस तरह के क्रिटिकल मामले में, तो ऐसे मामलों के लिए 5G नेटवर्क स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक्टिविटीज के लिए हमें एकदम बिना हैसल के जो ट्रैफिक हो, डिजिटल ट्रैफिक, वो अवेलेबल कराना चाहिए। ठीक है, तो 5G नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब है कि नेटवर्क को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दें और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग सेगमेंट को हम लोग अवेलेबल कराएं। जैसे एम्बुलेंस के लिए अलग लेन बना दिया जाता है, वैसे ही 5G नेटवर्क में भी अलग स्लाइसिंग करके एक लेन दिया जा सकता है फॉर सम क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब करंट न्यूज ये है कि एयरटेल ने प्रायोरिटी पोस्ट पेड सर्विस लॉन्च किया है, विच इज इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर फोकस्ड 5G नेटवर्क स्लाइसिंग। 5G नेटवर्क स्लाइसिंग पहले भी की जाती रही है फॉर सम क्रिटिकल एक्टिविटीज, लेकिन अब एयरटेल लेकर के आया है 5G नेटवर्क स्लाइसिंग फॉर इट्स पोस्ट पेड कस्टमर्स, सम प्रीमियम कस्टमर्स, जहां पे कस्टमर्स विल गेट स्टेबल एंड कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी इवन ड्यूरिंग नेटवर्क कंजेशन। तो दिस इज फर्स्ट कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G नेटवर्क स्लाइसिंग फॉर कंज्यूमर्स जनरल पर्पसेस, नॉट फॉर सम स्पेसिफिक क्रिटिकल पर्पसेज जैसे कि डिफेंस या मेडिकल, ऐसा नहीं है। इसी कारण से अब जब ये कंज्यूमर एक्टिविटीज के लिए 5G नेटवर्क स्लाइसिंग करने का फैसला किया है एयरटेल ने, तो अब एक बहस शुरू हो गई है कि अगर कंज्यूमर एक्टिविटीज के लिए 5G नेटवर्क की स्लाइसिंग की जा रही है तो दैट इज वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी फॉलोड बाय इंडिया, एंड दैट इज व्हाई द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज नाउ बिगिन एन इंक्वायरी टू सी वेदर एयरटेल की ये जो नई पॉलिसी है ये कहीं नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है या नहीं। सम कस्टमर्स आर गिवन
priority over others. So it can be seen as a violation of principle of net neutrality. It is being examined by Parliamentary Standing Committee on Information Technology. डॉल्फिन एम्बुलेंस अंडर नमामि गंगे मिशन, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, नमामि गंगे मिशन साल 2014 में लेकर के आई भारत सरकार। इसका लक्ष्य है गंगा नदी को रिजुविनेट करना। इसके 8 पिलर्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर सरफेस की क्लीनिंग होनी चाहिए, रिवर के आसपास एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो रिवर में डिस्चार्ज होता है उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाना चाहिए कि ऐसे इन्फ्लुएंट्स ना जाएं जो रिवर को डैमेज करें, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ताकि ब्यूटिफिकेशन हो पाए रिवर के फ्रंट का, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना अराउंड द रिवर, पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग कीपिंग द रिवर क्लीन एंड गंगा ग्राम मतलब अलोंग द गंगा रिवर डेवलप सम आइडियल या मॉडल विलेजेस। तो ये सब लक्ष्य हैं नमामि गंगे मिशन के। नमामि गंगे मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है डॉल्फिन एम्बुलेंस, जिसकी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन हिज मन की बात प्रोग्राम। रिसेंटली एक डॉल्फिन को सेव किया गया विथ हेल्प ऑफ डॉल्फिन एम्बुलेंस, तो जिसकी तारीफ की फिर प्रधानमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने डॉल्फिन एम्बुलेंस लॉन्च किया है। इस डॉल्फिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन फैसिलिटीज, स्पेशल स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ रहता है। इट फंक्शंस लाइक मोबाइल हॉस्पिटल फॉर डॉल्फिन्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाउसिंग सेक्टर, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउसिंग सेक्टर में बस ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। डेवलपर टेंड टू फोकस मोर ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाकी तीनों सही हैं। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से रिलेटेड अगेन ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाकी दोनों सही हैं। खेत बचाओ अभियान सॉइल डिग्रेडेशन को हॉल्ट करने पर फोकस करता है। न्यू फ्रॉग स्पीसीज, अमलोप कमाल जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, वो असम से हैं ना कि नागालैंड से हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।